Hello everybody. Today I am going to talk about muscular dystrophy and Duchenne muscular dystrophy or DMD in particular and its impacts on families. So आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इसमें भी डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और DMD एक्चुअली में ये बीमारी है क्या। इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी के सारे मसल्स धीरे धीरे करके वीक होने लगते हैं और इसका कारण जेनेटिक होता है। जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं वो एक टाइप का प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है सेल्स के अंदर, डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन में इंटरफेयर करते हैं। और इस प्रोटीन की अहमियत ये होती है कि ये मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको चलने में दौड़ने में दिक्कतें आने लगती है, तो इवेंचुअली जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ जाती है। एंड व्हीलचेयर बाउंड होना काफ़ी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब कोई बच्चा व्हीलचेयर पर आ जाता है और या फिर पहले ही जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है। उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि उनके बच्चे को एक इनक्योरेबल डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई क्योर ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है, और ये एक्सेप्ट कर पाना कि इवेंचुअली वो व्हीलचेयर पर आ जाएगा और इस डिजीज में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, तो ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इनिशियली जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि ऐसी मुझे डिजीज है, तो उनका भी रिएक्शन स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही था, बट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो चलिए मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। इनिशियली जब मैं व्हीलचेयर पर आया था तो काफ़ी हेजिटेशन होती थी। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में हुआ करता था, मेरे पापा मुझे सुबह स्कूल ड्रॉप करके आते थे एंड क्लासरूम में चेयर पर बिठा दिया करते थे। उस टाइम पर हमने व्हीलचेयर नहीं लिया था, तो मुझे स्कूल में चेयर पर बिठा के आ जाया करते थे। तो पूरा दिन मैं वहाँ से ज़्यादा हिल नहीं पाता था। कुछ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे जो मुझे उस टाइम पर मदद किया करते थे वॉशरूम जाने के लिए, और थोड़ा बहुत मैं चल लिया करता था, बहुत मुश्किल से चल लिया करता था। तो मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे जो मेरी बहुत मदद करते थे उस टाइम। तो वो मुझे कुर्सी से उठाकर खड़ा कर दिया करते थे और मैं फिर उनके हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा सहारे से वॉशरूम वगैरह अगर जाना होता था तो वो आया करता था। और जब मम्मी मेरे को लेने आती थी दोपहर में, तो मम्मी मेरे को लेकर जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि जब मम्मी ने मुझे उठाने की कोशिश करी कुर्सी से, तो मैं उठ नहीं पाया। मेरे को बहुत दिक्कतें होने लगी और मैं दीवार का सहारा ले लेके चलता था, बट उस दिन मेरे लिए वो भी करना मुश्किल हो गया। तो मम्मी स्कूल के मेडिकल रूम से एक प्रोविजनल व्हीलचेयर लेकर आई और मुझे उस व्हीलचेयर पर बिठा के गाड़ी तक ले गई। और मैं ये सोच रहा था कि स्कूल के बाकी बच्चे मुझे कैसे देख रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जैसे ही मेरे को मम्मी ने गाड़ी में बिठाया, मैं रो पड़ा। और ये मेरे पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पब्लिक में व्हीलचेयर यूज किया था। तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ कि एक बच्चे की साइकोलॉजी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चा व्हीलचेयर पर आ जाता है तो माँ बाप के लिए एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि वो पब्लिक प्लेसेस में अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे। तो कई बार क्या होता है कि स्कूलिंग भी बंद हो जाती है बच्चों की और वो घर से ही पढ़ा करते हैं, और कई बार ये भी होता है कि पढ़ाई पूरी ही बंद कर दी जाती है। तो
इससे क्या होता है कि बच्चे का अपनी उम्र के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। ये कहे तो उसकी पर्सनालिटी प्रॉपर डेवलप भी नहीं हो पाती। तो इन सारे सिचुएशन से कोई बाहर कैसे आ सकता है? और यहाँ जो मैं बातें कहूँगा ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही नहीं और किसी भी इशू में आपके काम आ सकती है। तो मैं अपनी बात करूँ तो लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव थे। मैं एक चीज़ समझा कि एफर्ट्स करना कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं एफर्ट्स करता रहा। मैं 14 सालों से लगातार फिजियोथेरेपी जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाया हूँ। और इस बीमारी में मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट कर पाया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय टीचर्स एंड पेरेंट्स। और अभी मैं ग्रेजुएट भी हो गया होता अगर ये कोरोना क्राइसिस ना आता तो जब ये बीमारी बढ़ती है तो इट्स एज इफ यू कैन फील योर बॉडी फेड। You have to be strong and courageous. These are the two virtues which help you overcome any hardships. These virtues make the seemingly impossible dissolve into self-confidence and efforts. Efforts are something which do not need the validation of possibility or impossibility. They just need will to be done. And ये चीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे सिखा पाए हैं कि कभी गिव अप नहीं करना। अभी धीरे धीरे करके मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, बट मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ और ना ही गिव अप करूँगा। और ये जो मेंटालिटी है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनके बच्चे में ये जो सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ बिलीफ है कि नहीं मुझ में एबिलिटी है कि मैं इस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ। तो ये माइंड सेट सिर्फ एक पेरेंट ही अपने बच्चे को दे सकता है। नाउ आई विल शेयर सर्टेन स्टेप्स with which you can develop your self-confidence. First, accept the fact that you cannot do certain things and do not lament about it. Rather, strengthen your other aspects. Second, find something you are good at. It helps you feel good about yourself and also it keeps you occupied. Thirdly, increase your knowledge about abstract things and educate yourself about your own disease and be open about it. We are alive in this universe because our atoms are traceable to the universe itself. The universe is alive within us. You are special, not because you are different from the universe, but because you are same as the universe.